हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं हमारे सॉलिड स्टेट से सम मोर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर से कुछ रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स एंड उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस सीखे थे कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं एंड विच ऑल कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हमारे जो लेफ्ट ओवर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस थे वो हम कंप्लीट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर अभी 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड 8 क्वेश्चंस सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं और सारे के सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं। तो साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे और ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? अ कंपाउंड हैविंग BCC ज्योमेट्री, दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। BCC ज्योमेट्री है अगर किसी कंपाउंड की, हैज़ एटॉमिक मास कितना गिवन है 50। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ द यूनिट सेल। पूरे यूनिट सेल की आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और उसका एज लेंथ गिवन है दैट इज़ 290 पिकोमीटर्स। ठीक है, तो बच्चा अब यहाँ पे क्या करता है, सॉलिड स्टेट में आपके पास डेंसिटी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है दैट इज़ डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, M क्या है एटॉमिक मास, यहाँ पे A क्यूब क्या है आपके यूनिट सेल का वॉल्यूम है एंड इनटू एवोगाड्रोज नंबर। तो बच्चे क्या करते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको जो ध्यान रखनी है, जो कि आपके क्वेश्चन में गलती करने से आपको बचा सकती है, वो ये है कि जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है A, B एंड C एंड D, उनमें आपको यूनिट ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डेंसिटी निकल रही है उसकी यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम सेंटीमीटर -3। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से क्या करना है, डेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो हमारे पास सबसे पहली बात जो BCC ज्योमेट्री है, तो सबको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2, बिकॉज आपके क्यूब जो है BCC ज्योमेट्री में कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं एंड कॉर्नर्स पे 1/8 पार्ट के कंट्रीब्यूशन के साथ टोटल 1 एटम होता है और बॉडी सेंटर में 1 एटम है, तो टोटल ज्योमेट्री में मतलब 2 ही एटम हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं BCC यूनिट सेल है तो यहाँ पे 2 एटम्स का प्रेजेंस होगा। ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज पुटअप करेंगे Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो अभी देखा हमने 2 एटम्स होते हैं, एटॉमिक मास ऑलरेडी आपको गिवन है दैट इज़ 50। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या रखना है, यूनिट रखेंगे दैट इज़ इनटू ग्राम्स। ठीक है, अब A क्यूब क्या है, A क्या है, एज लेंथ है किसका, यूनिट सेल का, वो हमें गिवन है 290 पिकोमीटर्स। पिको मीन्स पता है सबको 10⁻⁻12 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 10⁻12। तो बच्चे बहुत गलती करते हैं और यहाँ पे सीधा 290 इंटू 10⁻12 का होल क्यूब कर देते हैं और साथ ही मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। जबकि बच्चा हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे हम 10⁻12 नहीं रखेंगे, हम क्या रखते हैं, हम यहाँ 10⁻10 रखेंगे और इसके बाद यहाँ सेंटीमीटर और इसका होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, हमने पिकोमीटर्स को सेंटीमीटर फॉर्मेट में बदला है। सेंटीमीटर के लिए 10⁻2 यूज़ किया जाता है, पिकोमीटर्स के लिए 10⁻12 यूज़ किया जाता है। तो अगर 10⁻12 से हमें सेंटीमीटर में लाना है तो 10⁻10 ही रखेंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आता है दैट इज 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर निकल कर आएगा और हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस फॉर्मूला इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे D क्या है, D क्या है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, Z क्या है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, M क्या है एटॉमिक मास, A क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक है ना इसलिए वॉल्यूम A क्यूब है, यहाँ पे ये इंटू क्या है एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर इज।
तो बच्चों हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, कितने स्फीयर से सराउंडेड है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इन द केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि HCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12। दिस इज़ डायरेक्टली डेटा बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सीधा सीधा याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप 3D इमेजिन नहीं करोगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। दूसरी बात, आप बनाने नहीं बैठोगे। तीसरी बात, अगर आपको चीज़ें पहले से सॉर्टेड हैं तो आप डायरेक्टली आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और किसी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोर एफिशिएंट मोड ऑफ पैकिंग आइडेंटिकल इन वन लेयर इज। देखो ये पूछ रहा है कि एक ही टाइप के एटम की अगर हमें क्लोज पैकिंग करनी है तो विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या दोनों ही, या फिर नन। तो देखो बच्चों, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको बता देती हूँ। जैसे स्पेयर्स एक के बाद एक मैं रखती जा रही हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये तो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और अगर एक लेयर के बीच में जो डिप्रेशंस हैं इनमें मैंने यहाँ क्या किया है, अपने स्पेयर्स प्लेस किए हैं, तो अब बताओ क्लोज पैकिंग ये अच्छी है, ये अच्छी है। अब आप बताओ यहाँ पे क्लोज पैकिंग कौन सी वाली अच्छी है। तो फॉर श्योर ये क्लोज पैकिंग अच्छी है और ये इतनी एफिशिएंट नहीं है। आपने देखा होगा ना कि आपके जैसे बॉक्सेस में लड्डू आते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट लेयर होती है, फिर उसके डिप्रेशंस में हमारी दूसरे लड्डू होते हैं, तो क्या होता है, एक पूरा ऐसे पिरामिड टाइप भी बन जाता है और एक अच्छी क्लोज पैकिंग होती है। अगर एक के ऊपर एक आप लड्डू रखते हो तो फिर वो डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा खाली रह जाते हैं और इतनी एफिशिएंट क्लोज पैकिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पैटर्न इज़ मोर एफिशिएंट, जो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी नहीं होगा, हमारा होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल आर ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल ऑफ। अब देखो स्कॉटकी एंड फ्रैंकल क्या है। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल आर द डिफेक्ट्स। ठीक है, अब ये जो डिफेक्ट्स हैं वो किस किस क्रिस्टल में ऑब्जर्व होते हैं, और साथ ही दोनों में ऑब्जर्व होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, AgBr इज़ द ओनली क्रिस्टल जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है एंड स्कॉटकी भी शो करता है, और इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। और एक और चीज़ बता दूं, नीट में ये क्वेश्चन कई बारी पूछा जाता है, तो नीट लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से वो आपसे पूछ सकते हैं स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही कौन शो करता है। सो AgBr इज़ द ओनली क्रिस्टल विच शोज, हमारी NCERT के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, शोज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। क्या है, द स्पेस ऑक्यूपाइड इन BCC अरेंजमेंट। BCC अरेंजमेंट मतलब बॉडी सेंटर्ड, अगर आपका अरेंजमेंट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल टाइप है, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट है, तो वहाँ पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ 68% स्पेसेस ऑक्यूपाइड। जबकि आप बात करो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो उस केस में आपके पास कितना होता है, 52% ऑक्यूपेंसी होती है। FCC की बात करो तो 74% ऑक्यूपेंसी होती है, स्पेस ऑक्यूपाई होता है, एंड BCC के केस में 68% ऑक्यूपेंसी होती है। ठीक है, और बाकी जो स्पेस वेकेंट है वो कैसा है, वो वेकेंट है, वो वॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, जबकि आपसे स्पेस वेकेंट जो है उसका परसेंटेज भी पूछ सकते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन होता द स्पेस वेकेंट इन BCC अरेंजमेंट इज, तो आप खुद सोचो 100% में अगर 68% ऑक्यूपाई हो रहा है स्पेस, तो वेकेंट स्पेस कितना होगा, तो 100 माइनस 68 करना है, तो 32% वेकेंट स्पेस होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ, ये तो ऑक्यूपाइड स्पेस था, अगर हम वेकेंट स्पेस की बात कर रहे हैं, वेकेंट स्पेस की, तो SCC के केस में क्या होगा, SCC के केस में वेकेंट
स्पेस 48% होता है, FCC के केस में 26% होता है, ठीक है, और BCC के केस में 32% होता है। तो ये डेटा याद रखेंगे, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको परसेंट बेस पे ऑक्यूपेंसी एंड वेकेंट स्पेस का परसेंटेज याद होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है, F सेंटर्स इन एन आयनिक क्रिस्टल आर। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, F सेंटर्स क्रिएट कैसे होते हैं। जैसे अगर आप किसी NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर से हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर से हीट कर रहे हो। सपोज यहाँ पे मैं NaCl का क्रिस्टल बना देती हूँ, Na+, Cl-, Cl-, Na+, एंड बहुत सारे कैटाइंस एनाइंस होंगे। यहाँ से आपने सोडियम वेपर पास की, तो ये सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, Na+ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से Cl- इस Na+ के साथ जाता है बाहर, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है, एक लेटिस साइट पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है, लेटिस साइट पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। कौन सी वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन उस एनायन की वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेता है, या उस एनायन की वेकेंट लेटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, उस केस में हम उस जगह को क्या बोलते हैं, F सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब F सेंटर इन एन आयनिक क्रिस्टल आर, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है लेटिस साइट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, यही चीज़ मैंने बताई। F सेंटर क्या है, लेटिस साइट जो कि वेकेंट हुई है ड्यू टू क्या हुआ है, आपका एनाइन बाहर चला गया है, तो वहाँ पर लेटिस साइट में अब कौन आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल साइट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, नहीं इंटरस्टिशियल साइट नहीं, लेटिस साइट पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटिस साइट्स दैट आर वेकेंट, नहीं लेटिस साइट वेकेंट नहीं है, लेटिस साइट पे इलेक्ट्रॉन है, तभी F सेंटर बनेगा। इंटरस्टिशियल साइट्स कंटेनिंग कैटाइंस, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लेटिस साइट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। एक कंपाउंड बन रहा है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स X एंड Y, एक कंपाउंड बन रहा है X एंड Y से, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, इन विच X एटम्स आर एट द कॉर्नर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ X एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पर। सबको पता है कि एक क्यूब में, देखो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं बच्चों, 8 कॉर्नर्स होते हैं। हर एक कॉर्नर पे एटम, यूनिट सेल के, क्यूबिक यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पर एक एटम है, मतलब 8 कॉर्नर हैं, 8 एटम हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक एटम का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 एटम सिर्फ अपना 1/8 पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टोटल एटम X के कितने हो जाएंगे, 1। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है ये, एंड द Y एटम्स आर एट द फेस सेंटर्स, Y कहाँ पर है, फेस पे, फेसेस पे। बच्चों कितने फेसेस होते हैं, एक क्यूब, एक स्ट्रक्चर में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। जैसे आपका रूफ हो गया, आपका ग्राउंड हो गया, आपकी साइड के 4 वॉल्स हो गए, टोटल 6 फेज हुए। अगर एक एटम को आप फेस पे फिक्स करते हो तो वो एटम यूनिट सेल में कंप्लीट कंट्रीब्यूशन नहीं शो करता, सिर्फ उस एटम का हाफ पार्ट ही कंट्रीब्यूशन शो करता है अगर वो फेस पे प्रेजेंट है। जैसे कॉर्नर वाला एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में, वैसे ही फेस पे जो प्रेजेंट है एटम, वो यूनिट सेल में हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। जैसे बॉडी सेंटर में, अगर बॉडी के सेंटर में एक एटम है तो वो कंप्लीट एटम कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो फेस सेंटर में कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर में, और हर एक फेज पे एटम हाफ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो टोटल एटम फेज पे कितने मान लेंगे, 6 × हाफ कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताना क्या है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो X अगर एक है आपके पास, और Y कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए, Y के 3 एटम्स हैं, X एलिमेंट का एक एटम, Y एलिमेंट के 3 एटम्स, तो XY3 टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट इज, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है।
स्कॉटकी डिफेक्ट एक टाइप का क्या है, इम्परफेक्शन है किसी भी सॉलिड में। इस स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, वन एनाइन एंड केटाइन जो कि मिसिंग होते हैं अपनी लेटिस साइड से, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि वो स्कॉटकी डिफेक्ट है। हम क्या बोल रहे हैं, वन केटाइन एंड वन एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड्स। ठीक है, एक केटाइन और एक एनाइन अगर लेटिस साइड से मिसिंग है किसी सॉलिड्स में तो हम उसको बोलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्कॉटकी डिफेक्ट इज, ऑप्शंस देखते हैं, वेकेंसी ऑफ आयंस, फॉर श्योर ये सही होगा क्योंकि अगर केटाइन एंड एनाइन मिसिंग है, एक एक केटाइन एंड एनाइन मिसिंग है तो क्या क्रिएट करे होंगे, आयंस की वेकेंसी क्रिएट कर रहे होंगे, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है डीलोकलाइजेशन ऑफ आयंस, डीलोकलाइज नहीं हुए हैं आयंस, वो अपनी लेटिस साइड से मिसिंग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, इंटरस्टिशियल वैकेंसी ऑफ आयंस, नहीं, इंटरस्टिशियल वैकेंसी आयंस में क्रिएट नहीं होती इन द केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। एंड लास्ट इज वैकेंसी ऑफ ओनली केटाइन, नहीं ये भी नहीं होता है, ओनली केटाइन की वैकेंसी नहीं होती, किसकी वैकेंसी होती है, वैकेंसी होती है वन केटाइन की एंड वन एनाइन की, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वैकेंसी ऑफ आयंस। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने कई सारी चीज़ें सीखी, क्लोज पैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, एंड यहाँ पर ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आपके ऑक्यूपेंसी मतलब अगर अरेंजमेंट जो भी है उसमें स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है एटम इन अ यूनिट सेल, वो सीखा हमने। एफ सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड से बनता है, तो एफ सेंटर हमने सीखा क्या होता है, प्लस कंपाउंड कैसे बनेगा, क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एटम्स अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कंपाउंड क्या बनेगा वो कॉन्सेप्ट भी हमने एक्सप्लोर किया, एंड डिफेक्ट भी हमने एक्सप्लोर कर लिया कि डिफेक्ट किस टाइप का होता है एंड क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सॉलिड से कम्प्लीटली बाइंड अप कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखे, यहाँ हमने और 8 कॉन्सेप्ट सीखे। इन शॉर्ट हमने मोस्ट प्रोबेबल जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे आपके सॉलिड स्टेट में सीख लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि सॉल्यूशंस, उसके क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस बहुत स्मूथली समझ आए होंगे और आपने इन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया होगा कि विच ऑल कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, इससे हायर लेवल नहीं जाएगा, दिस इज़ द मैक्सिमम लेवल दे विल आस्क। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।